नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय डोले। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी 9वीं कक्षा के छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम 9वीं कक्षा हिंदी विषय का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारा अगला पाठ जूलिया। तो दोस्तों, ये एक रशियन कहानी है और इसके लेखक है सुप्रसिद्ध लेखक रशियन साहित्य के अंतोन चेखव। तो दोस्तों, इस कहानी में यह एक एकांकिका पाठ है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे भले लोग होते हैं जो भलमन साहत में अपने साथ होने वाले अन्यायों और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकिकी पात्र जूलिया एक महिला जो ऐसी ही एक दब्बू और भीरू महिला है, जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखते हैं हम हमारी 5वां पाठ जूलिया, जो एक महिला की कहानी है और इस पाठ के लेखक है अंतोन चेखव। यह एक एकांकिका पाठ है दोस्तों। तो देखते हम जूलिया यह पाठ। तो दोस्तों, एक एकांकी नाट्य है। तो दोस्तों, एकांकी में गवर्नेस यानी सेविका जूलिया है, उसके गृह स्वामी है और गृह स्वामी की पत्नी है। यह 3 पात्र हैं। तो इस एकांकी में गवर्नेस यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश में दिया गया है। तो देखते हम जूलिया यह पाठ। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती है। एकांकिका शुरू होती है। पहला अंक शुरू होता है, जूलिया मंच पर आती है, स्टेज पर आती है। जूलिया दबे स्वर में कहते, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी कहते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया धीमे स्वर में कहती है, बैठती है और कहती है, शुक्रिया मालिक। गृह स्वामी उसे कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल यानी रशियन करेंसी, उसे रूबल कहते हैं। जैसा हमारा रुपया है वैसे रशियन रुपये को रूबल कहते हैं। वे कहते कि तुम्हारा अब महीना भर चुका है, तुम्हारा हर महीने की तनख्वाह कितनी थी, 30 रुपए तय हुई थी, अब वह तुम्हें देनी है। जूलिया विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रुपए। वह कहती है कि जी नहीं मालिक, 30 रूबल नहीं, 40 रूबल तय हुई थी मेरी तनख्वाह। गृह स्वामी को गुस्सा आता हुए कहते हैं, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए कहते हैं, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसी भी मैं 30 रुपए रूबल ही देता था। गवर्नेस यानी गृह शिक्षिका। छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, जो अमीर घर परिवार होते हैं, वे गवर्नेस रखते हैं। वो गवर्नेस क्या करती है, छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है और उनकी सेहत का ख्याल भी रखती है। और तनख्वाह यानी महीने का वेतन। उसे गृह स्वामी बताते हैं कि 30 रुपए तय हुआ था, मैंने डायरी में लिखा है।
रुपल नहीं हुई थी। आगे जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। वे कहते हैं कि उसी में मैं 30 रुपए रुपल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? वे झूठ बोल रहे। जूलिया कहते हैं दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन ऊपर हो चुके हैं। गृह स्वामी बोले, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने में बनते हैं कितने? 60 रुपल। लेकिन 60 रुपल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो, तभी तुम्हें तुम्हारी पूरी पगार मिलेगी। वे कहते हिसाब बता रहे, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी हाँ मालिक, आप कह रहे हो तो ठीक है, मैंने छुट्टियां ली है। वह हुंकार भरती है। गृह स्वामी आगे बोले, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 2 महीने 5 दिन उसको हो चुके हैं काम पर लगने पर गृह स्वामी के। और इसमें से वे क्या कर रहे हैं कि तुमने 12 दिन काम नहीं किया है, तुम छुट्टी पर थी। जूलिया दबे स्वर में कहती है, ठीक है, मैंने छुट्टियां ली थी। आगे देखते हैं हम। यानी तुम्हारे 12 रुपल कट गए। 2 महीने 5 दिन ऊपर हो चुके हैं। वे कहते कि 40 रुपए हर महीने की तनख्वाह मेरी तय हुई थी, लेकिन आप कितने कर रहे हैं कि आपने डायरी में लिखा है 30 रुपल। तो ठीक है, 30 रुपल ही मेरी तनख्वाह महीने की पकड़ लीजिए। 2 महीने 5 दिन हो चुके, उसका मुझे पगार चाहिए। वे कहते कि तुमने 12 छुट्टियां ली है, तो तुम्हारी 12 रुपल 2 महीने के 5 दिन के तनख्वाह से मैं काट लूंगा। वे आगे कहते हैं, उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे यानी वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो, किसी प्रकार का काम न किया हो, उसे कहते हैं नागा दिन। वे कहते कि मेरा बेटा बीमार था, एक बेटा था, दूसरा बेटे के लिए आपने सिर्फ आधा दिन पढ़ाया, तो उसकी भी मैं आधे दिन के पगार में से पैसे काट लेता हूं। तो 12 और 7 19 नागे हाथों भाई, घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रुपल, ठीक है ना? वे पगार में से वह पैसे काटना चाहते हैं। जूलिया रुआसी हो जाती है, उसको रोना आता है। रोते स्वर में कहती है, जी हाँ मालिक। दोस्तों, जूलिया की आर्थिक परिस्थिति कैसी है? वह गरीब है। दोस्तों, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। और हमारे इस पाठ की जूलिया, यह जो गवर्नेस है, वह भी गरीब है और ऐसे ही हालत से वह जा रही है। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी गरीब लोगों की उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। उन पर अत्याचार करने के लिए वे आमंत्रण नहीं देते, चुप बैठकर। गरीबों को अन्याय का विरोध करने की यथाशक्ति साहस करना चाहिए। देखते हैं हम आगे क्या कहते हैं। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में कहती है, जी हाँ मालिक, काट लीजिए। गृह स्वामी कहते, डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। बदा यानी
भाग्य में लिखा हुआ। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल और काट लूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वह किसी टहनी के खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। अब ये कहते हैं कि वो प्लेट और प्याली के पैसे में काट लेता हूं तुम्हारे पगार से, 41 रूबल में से। और वे आगे कहते हैं कि तुम्हें जो जख्म हुआ था उसकी वजह से मेरे बेटे का कोट फट गया था, उसके भी कोट के भी पैसे, जैकेट के भी पैसे में काट लेता हूँ। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। रुक कर कहते हुए, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? चुपचाप जूलिया सुन रही है कि अब कितने मिलने वाली है मुझे तनख्वाह? 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। मालिक मेरे हाथों से जो नुकसान हुआ है उसके भी पैसे काटना चाहते हैं, जो खाड़े दिन पड़े हैं उसके भी वे पैसे काटना चाहते हैं। वे जूलिया को रोना आ रहा है लेकिन वह रो रही नहीं है, रुआसी हो चुकी है। देखो जूलिया कहती है, मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए कहती है, जी मालिक सुन रही हो। गृह स्वामी कहते फिर से बोलने लगे, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? जो जूते के 5 रूबल और कट गए, और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। इस प्रकार जूलिया सब बातें अपने गृह स्वामी की हुंकार भरी जा रही है। वे कहती कि काट लो। जूलिया लगभग रोते हुए कहती है, जी नहीं आपने कुछ नहीं दिया था। आगे नहीं कर पाती वह रो देती है। गृह स्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है घर का गृह स्वामी। हमें लगता है कि वह बहुत कंजूस होगा। आगे देखते हैं हम। जूलिया बोली, आंसू पोंछती हुई रोती है वह, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी बोले कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं? दिए हैं, ठीक है। घटाओ 27, 41 में से 27 गए, अब बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया बोली आंसू पीती हुई कांपती आवाज में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। आपने मुझे 10 रूबल कभी नहीं दिए थे। मालकिन से मैंने सिर्फ कितने रूबल लिए थे? 3 रूबल। गृह स्वामी झूठ बोल रहे हुए कहते कि डायरी में लिखा था। गृह स्वामी फिर से बोले, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा, 2 बचते हैं। 11 रूबल देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, पैसे लेती है, कांपते स्वर में कहती है, जी मालिक धन्यवाद। गृह स्वामी को गुस्सा आ रहा है, अपना गुस्सा नहीं संभल पाता उनसे। वे कहते हैं ऊंचे स्वर में, लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज उनकी कांपने लगती है। उसे गुस्सा आ रहा है कि अपनी जो गवर्नर से कितनी सीधी सिंपल है। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी को खुद से गुस्सा आता है। वो कहता है, गुस्से से तुतलाने लगता है। वो कहता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में कहती है
क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया मालिक, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी कहते हैं क्रोध के कारण वे कोई व्यक्ति उत्तेजित हो चुके हैं, उन्हें क्रोध आ रहा है। वे कहते हैं जूलिया, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। वे स्वर धीमा कर लेते और कहते हैं जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा या कम करूंगा। जेब से निकाल कर वे 2 महीनों की पगार सैलरी उसके हाथ में दे देते हैं। ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोंदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार जूलिया के नए गृह स्वामी उसे समझाते कि तुम दब्बू मत रहो, किसी से डरो मत। अगर तुम पर कोई अन्याय करता है तो उसका तुम विरोध करो। तो दोस्तों, इस पाठ से हमारे ध्यान में आता है कि जो गरीब होते हैं, गरीबों में अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस होना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़ता पूर्वक अडिग रहना चाहिए। तो दोस्तों, जूलिया एक सीधी सादी, डरपोक, दब्बू पर भली महिला है। उसकी इस भलमन साहस का फायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहे हैं, लेकिन यह जो गृह स्वामी है इस एकांकिका के, वे उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि गृह स्वामी उसे बताते हैं कि अब तक तुमने जहां जहां पर काम किया उन सब लोगों ने तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ठगूंगा नहीं। धोखे से तुम्हारे वेतन में से पैसे नहीं काटूंगा। गृह स्वामी कहते हैं कि खुलेआम जूलिया, तुम्हें लोग ठगते हैं, धोखा देते हैं, अत्याचार करते हैं, तुम अत्याचार सह कर लेती हो। तुम अब आगे से अत्याचार सहना मत, सच्चाई पर अड़े रहना और किसी भी हालत में यह अन्याय नहीं सहन करना। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम अपना हक कभी नहीं छोड़ना। तो इस प्रकार यह इस पाठ के गृह स्वामी जो है भले मानस है और उसे बताते हैं कि इस दुनिया में जीना है। उसकी आंखें खोलते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में अगर हमें जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दब्बू और रीढ़ रहित बनकर निडरता से अपना जीवन जीना होगा। यह दुनिया कठोर है, निर्मम है, क्रूर है और हृदयहीन है। इससे तुम्हें अपने आप को बचाना है और तुम्हें अब आगे से निर्भीक जीवन जीना है। इस प्रकार यह पाठ हमें संदेश देता है। तो दोस्तों, यह जो शब्दार्थ हमने लिखे हैं, मुहावरे, यह अपने नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है और कुछ स्वाध्याय भी मैं बताता हूँ, वो अपने नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। पन्ना नंबर है 17, प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें उप प्रश्न बताए गए दोस्तों, देखिए 1, 2, 3, 4।
तो यह सारे प्रश्न अपने नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। और आगे हैं पन्ना नंबर 18 पाठ के आंगन में। तो यह प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा आपको नोटबुक कॉपी में लिखना है। संज्ञा पूर्ण कीजिए। प्रश्न पहला, उसका उप प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न अपने नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है और यह शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं अपने नोटबुक कॉपी में। इसी प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।